भूस्खलन के बारे में आज आइए हम सब मिलकर जानते हैं कि भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं और लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध भी कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने वाली निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ सकता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा कहलाती है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और इंसानी जीवन में चिंता के मुख्य विषय का कारण भी बन जाती है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन मैं आपको देता हूं, आपके सामने रखता हूं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रेखांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग, महामार्ग कहिए, 22 के पुराने हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव के तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया था। यह एक उदाहरण स्वरूप था कि भूस्खलन से क्या क्या परेशानियां इंसानी जीवन में आती है। उसके बाद आता है न्यूनीकरण। न्यूनीकरण, इसको भी आज आप जानने की कोशिश करिए कि न्यूनीकरण, ये न्यूनीकरण क्या होता है। न्यूनीकरण एक क्रिया विधि है। ये क्या है? एक क्रिया विधि है। न्यूनीकरण यह एक क्रिया विधि है। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। इंसान भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न है। पहली बात जो है वो आपके सामने आती है कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार के क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जाता है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। उसको रोकने के लिए पेड़ पौधे सहायक सिद्ध होते हैं। सतही अफवाह, वो जो सतह पर जो बहती है, सतही अफवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाते हैं। मतलब प्रतिरोधी दीवार जो है वो सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध आज तक मानी गई है भूस्खलन को बचाने के लिए। और आइए अब इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये दो विधि तो हमने सीखा भूस्खलन के बारे में। अब इसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतिरोधी दीवार के रूप में जो चीज सहायक होते हैं वो तो हम जान ही गए। अब क्या है कि एक चीज को समझिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज आपको मानना होगा कि भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है यह अपक्षय
की प्रक्रिया का माध्यम बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को भी उपजाऊ बनाता है। तो कैसे? अब इसको इस तरह से समझिए। मृदा मृदा को समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना है यहाँ जनक शैल। ये आप यहां से समझिए कि जनक शैल, रंग, ये दो चीज हो गए। अब आता है गठन। गठन आ गया। अब इसके बाद आता है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, और इसमें खनिज आ गया। क्या आ गया? खनिज आ गया। तो इसकी मात्रा भी होगी। तो खनिज की मात्रा मानिए इसको। खनिज की मात्रा के बाद बात आती है पारगम्यता का। ये पारगम्यता को निर्धारण करती है। पारगम्यता का निर्धारण, ठीक है। ये सारे मृदा के स्वरूप को मानिए। इसके अंतर्गत क्या सब आता है। उसके बाद दूसरा आता है आपको। अब इस साइड से हम आपको बताते हैं। ये इधर से आप चलिए। अब यहां से हम आपको बताते हैं मृदा के बारे में। जलवायु, तापमान, जलवायु, तापमान, ये हो गया। मतलब ये इसके आप भेद समझिए या कारक समझिए, जो भी समझिए, आपकी समझने की चीज है। वर्षा, वर्षा आ गया। अब क्षय आ गया, ठीक। उसके बाद आता है ह्यूमस निर्माण। ये ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। ह्यूमस निर्माण की दर प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, ठीक। अब इसके और तीन भाग भी ऐसे बचे हुए हैं जिसको कि हम अभी आपको विस्तार से बताएंगे। अब इस सब को समझ लिए। अब इससे आगे हम चलते हैं कि मृदा को जानने के लिए, कि मृदा क्या है, इसको समझने के लिए एक विशेष सीढ़ी नुमा तरीके से हम और आप चलते हैं। उसके बाद आता है, अब इसे इसको ऐसे समझिए। क्या आता है? सबसे पहले आएगा उच्चवावच, ठीक है। ये आएगा। उसके बाद तुंगता, तुंगता, ये आ गया। उसके बाद ढाल, ढाल। ये क्या करता है? मृदा को, मृदा को ये क्या करता है? मृदा के संचय को निर्धारित करता है। मृदा के संचय का निर्धारण ये करता है, ठीक है। अब यदि हम लोग दूसरी तरह से इसकी और समझे कि मृदा को मतलब क्या क्या चीज जो है ये क्या करता है, कैसी इसकी मतलब ये परिचायक सिद्ध हुए हैं आजकल। तो उसके बाद चलिए समय, मृदा। उसके बाद यहां से जानिए समय, मृदा, ठीक है। अब यहां से जानने की कोशिश हम लोग करते हैं परिच्छेदिका, परिच्छेदिका, ये हो गया। अब परिच्छेदिका
कि मोटाई को निश्चित करता है, कि मोटाई मोटाई को निश्चित करता है। अब ये भी जान लिए हम लोग। अब इसी के एक भाग को और समझिए, या तो इससे आप प्रभावित की चीज बोलिए या जो भी बोलिए, इसके मतलब स्वरूप, ये सब मृदा के मतलब ये सारे भाग हुए। इस भाग को आप ऐसे समझ सकते हैं, उसमें आता है वनस्पति जात, वनस्पति वनस्पति जात, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आ गया प्राणी जात। प्रभावित भी होते हैं तो लाभान्वित भी होते हैं ना, दोनों चीज है। सूक्ष्म जीव जो भी होते हैं, सूक्ष्म जीव ये आ गए। अब इसके बाद आएंगे क्या, ये ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है, ठीक है। अब मृदा के ये 5 भागों को हमने विस्तार से आपको बताया कि पहला है कि ये जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है। दूसरा जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय एवं ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है ये मृदा। और तीसरा आ गया आपको उच्चवाच गुणता, तुंगता एवं ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। और वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस की निर्माण दर को निर्धारित करते हैं। और समय मृदा परिक्षेपिका की मोटाई को निर्धारण करता है। तो अब ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा क्या होगा। अब जैसे ये आप मृदा को ऐसे जानिए, इसको मैं अब चित्रों के द्वारा आपको भी समझाता हूं। इसके लक्षण, गुण, सारे जो भी चीज होते हैं इसके अंदर आते हैं कि ये क्या करता है, मृदा मृदा क्या चीज होती है। इसको आज हम विस्तार से ही आपके पास चर्चा करते हैं। तो इसके जनक क्या है, तो मान के चलिए चट्टान है। ये चट्टान मान के चलिए, इसको मानिए चट्टान, ठीक है। अब इसके ऊपर में क्या आएगा, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ऐसे रहेगा, इसको क्या बोला जाता है, अपक्षयी, अपक्षयी चट्टानी पदार्थ, चट्टानी पदार्थ, ये हो गया। अब तीसरा इसमें जानिए कि जैसे बालू हो गया, गाद हो गया, ये सारा कुछ, इसको बस इसको समझना है कि क्या सब आएगा। चट्टान, उसके बाद ये आ गया आपको अपक्षयित चट्टानी पदार्थ जो होते हैं इससे मिले जुले इसके ऊपर। अब उसके बाद आता है बालू, गाद, और मान के चलिए तब तक बालू गाद ही मान के चलिए, गाद, बालू गाद ही मानिए, ये उपमृद होते हैं, पूर्ण रूपेण मृद नहीं होते हैं। और उसके बाद आता है ये इसके ऊपर, जैसे कि ये परत आ गया, ये परत को समझिए, ये ह्यूमस वनस्पति का ऊपरी मृदा, ये ह्यूमस वनस्पति का ऊपरी ऊपरी मृदा, ये आ गया। अब इसके ऊपर भी थोड़े बहुत पौधे, पेड़ पौधे आ सकते हैं, लग सकते हैं, इस चीज को चाहिए। इतना चीज होने के बावजूद भी यहाँ पर भी इसी टाइप से जो यहाँ उगेगी फसलें या पौधे या कोई भी चीज, वनस्पति की जो भी चीज सारे हैं वो भी उग सकते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मृदा जमीन जो है सो कारगर नहीं हुआ है, बहुत सारे जगह कारगर भी है। अब मान के चलिए कुछ लंबाई चौड़ाई में नहीं हो, उसके बाद तो वहां पर होगा।
तो वही सारा ये चीज दिया हुआ है कि यहाँ पर मतलब खाने की चीज भी हो सकती है, औषधीय चीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है।